वहां तक जा पाएगा कि नहीं? जिसे आवाज ना आए तो आगे आ जाए। नहीं, ये लोग तो पीछे ही बैठा है। इन लोगों को पीछे पता नहीं क्या मजा मिलता है। नहीं होगा, ये ये है कि माइक का व्यवस्था यहाँ की रही है, क्योंकि हमारी गला उतना सही नहीं है। गला मेरा वैसे ही बैठा है बोलते हाँ कल पूरा हो गया। आप तो थी ना, कल टॉपिक कंप्लीट हो गया। वो जो आर्थिक गलियारा था, सॉरी रक्षा गलियारा, डिफेंस कॉरिडोर, वो कंप्लीट हो गया। और एक बात और है, डिफेंस कॉरिडोर से आपके क्वेश्चन बना एग्जाम में। मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, जब आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा आपका चैप्टर। चैप्टर तो कल ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कल नहीं हो पाया किसी कारणवश, आज तो हो ही जाएगा। पहले लिख लीजिए तो 15। आज इसके बाद क्लास है, लिख लीजिए। लिख लीजिए तो बताएं। हो गया? चलिए पहले देखिए प्राकृतिक संसाधन। पहली बात तो समझिए संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या होता है, सबसे जरूरी बात ये है। अच्छा कोई बताए संसाधन क्या होता है? हाँ? संसाधन से आपका जीवन आसान होता है कि और टफ होता है? आसान। हाँ? आसान होता है, ठीक है। संसाधन जो है सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एकदम अति आवश्यक है संसाधन का। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए संसाधन का अति आवश्यक है। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक चीज को लिख करके बता रहे हैं, जैसे सामाजिक के लिए खड़े हुए, सामाजिक विकास के लिए क्यों जरूरी है? अगर आपके पास बिजली नहीं रहेगा तो क्या आप समाज के मुख्य धारा में शामिल हो पाएंगे? बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिससे आप वंचित हो जाएंगे। जैसे आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। क्या नहीं कर पाएंगे? आप सही से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपके जो है हेल्थ सुविधा ना हो,
हेल्थ सुविधा ना हो तो आपका दिमाग या कह सकते हैं आपका शरीर उस तरीके से उतना सोचने योग्य नहीं होगा जिसको ये प्रॉपर वे में सारी सुविधाएं मिलती है, जिसको ये प्रॉपर वे में ये सारी सुविधाएं मिलती है, उसके एवरेज में आप जो है उतना विकास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, संसाधन किसी व्यक्ति के लिए सामाजिक आर्थिक विकास अगर उसका करना है तो संसाधन अति महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण साधन है। सामाजिक में बात समझ में, सामाजिक में क्या है? सामाजिक में जैसे सामाजिक में क्या है, बताया क्या बताया, बताइए। सामाजिक में जल हो गया, बिजली हो गई, बेसिक नीड जो होता है वह समाज, जैसे आपका सामाजिक विकास तभी होगा जब आपको बेसिक नीड पूरा होगा। बेसिक नीड जिससे आप समाज में सर्वाइव कर पाए या देश में सर्वाइव कर पाए। बताइए मुझे आर्थिक में क्या रहेगा? हाँ, आर्थिक संसाधन, उपकरण आएंगे, मशीन आएंगे। ठीक है, मशीनों से जीवन आसान हुआ है कि नहीं? काफी आसान हुआ। पहले क्या था कि अगर आप बैंक में एक एग्जांपल देते हैं, जैसे बैंक में पहले पैसा निकालने जाते थे बड़ा समस्या होता था। कागज पे जो है पहले उसको देखते थे आपका पैसा आया है नहीं आया है, उसमें फेडिंग होता है। अच्छा, पहले पैसा आने के बाद लिस्ट आता था, लिस्ट आता था, उसको कागज पे फेडिंग किया जाता था, 1-2 दिन लगता था। आज क्या है, वहाँ इंटर हुआ कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया। तो इससे जीवन आसान हुआ कि नहीं? मतलब व्यक्ति का जीवन जो है फास्ट हुआ। मनुष्यों का या मनुष्यों का ही, जानवर का तो होगा, मनुष्यों का जीवन पहले से थोड़ा फास्ट हुआ, लेकिन इसके ड्रॉबैक एक आर्थिक संसाधन या कह सकते हैं भौतिक संसाधन जो हैं, कहीं न कहीं यह समाज में जो है अराजकता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। अराजकता को, जैसे सोशल मीडिया, फोन के माध्यम से क्या हो रहा है? फोन के माध्यम से क्या हो रहा है? समाज में गलत न्यूज फैलाए जा रहे हैं। ये किसमें पढ़ाए थे? साइबर क्राइम। क्या क्या बताया थे? पीछे भी थोड़ा रिकॉल करते रहिए, हैं? मैं पता चले कि सब कथा सुन लिए, कहानी खत्म है। तो संसाधन का मतलब क्या है? संसाधन सबसे जरूरी है। किसी व्यक्ति का अगर सामाजिक आर्थिक विकास होना है तो संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, अवयव है, जिसके बिना किसी व्यक्ति का या समाज का या देश का विकास नहीं होता। ठीक है, अगर आपके यहाँ मान लीजिए बिजली किससे बनता है? अगर कोयला ना रहे तो क्या बिजली उत्पादन हो पाएगा? हो पाएगा, लेकिन नवीकरण से हो पाएगा, जैसे सौर ऊर्जा से। ठीक है, वाटर से, पानी से, पवन ऊर्जा हो गया, फिर जल विद्युत हो गया। लेकिन इससे उतना भारी मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता है। इससे उतना भारी मात्रा में उत्पादन नहीं हो पाता है बिजली का। सबसे ज्यादा भारत में किससे बिजली उत्पादित होता है? कोयले से। लेकिन अब अभी देखा जाए, अच्छा यहाँ पे या कहीं भी देखिए, जो सौर ऊर्जा का सबसे नेगेटिव फैक्टर ये होता है कि दिन में तेज चलता है। ठीक है, आप उसको स्टोर करिए, और स्टोर करने के बाद भी जरूरी नहीं कि वो ज्यादा उसका बैकअप दे पाए। लेकिन कोयले से क्या है? कोयले से आपको 24 घंटे बिजली मिलती है। लेकिन ये ऐसे संसाधन हैं कि जो आने वाले समय में खत्म हो सकते हैं। मतलब आपके नहीं, आपके बच्चे तो नहीं, आपके बच्चे तो भोग कर ही लेंगे, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे हो सकता है कि ना भोग कर पाए, क्योंकि आप जो है उनके हिस्से का सारा जो है भोग कर ले रहे हैं। तो पहला चीज इसमें है प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आएगा? प्राकृतिक संसाधन में पानी, ठीक, पानी आएगा, और क्या आएगा? खनिज आएगा। क्या आएगा? खनिज। खनिज, और क्या हो सकता है? वन आ जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा? वन। अच्छा, वन से क्या फायदा है बताइए? वन से हमें क्या फायदा होता है? पहली बात, हाँ, पर्यावरण और कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक का काम करता है। कार्बन सिंक जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में, सॉरी, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी में पढ़ा है कार्बन सिंक। तो ये कार्बन सिंक मतलब कार्बन को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और मतलब ये कहने का मतलब है एब्जॉर्ब, जैसे जितना कार्बन आप उत्पादन करते हैं उतना वो ऑक्सीजन उत्पादन कर देता है, तो वो दोनों बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो वन हो गया, ठीक, पानी हो गया, खनिज हो गया, वन हो गया, और क्या हो सकता है?
प्राकृतिक संसाधन। जितना आप सोच पाए वो प्राकृतिक संसाधन में आएगा। जैसे और कुछ, और क्या हो सकता है? नहीं, पहाड़ तो नहीं। वायु भी आ सकता है, ठीक है। अगर वायु भी आ सकता है, ठीक, वायु। तो ये सब क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन। इनके बिना आपका जीवन कठिन हो सकता है। इनके बिना आपका जीवन कठिन हो सकता है। जैसे पानी न रहे तो आप सरवाइव कर पाएंगे? एकदम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज को और लिख लीजिए, जैसे कृषि। क्या है? कृषि, लैंड। लैंड भी क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन। जैसे आप खेती करते हैं तो प्राकृतिक तरीके से ही करते हैं ना। मान लीजिए ठीक है, उर्वरक उसमें डालते हैं, लेकिन वह उसमें आपका क्या रोल है? अगर जमीन ना उपजाना चाहे तो क्या आप उसको उपजा पाएंगे? जमीन में जो जरूरत होता है वो पोषक तत्व आप डालते हैं और उससे क्या होता है? फिर कृषि या फसल उगता है। फसल उगता है जैसे धान हो गया, और क्या हो गया? गेहूं हो गया, गन्ना हो गया। उत्तर प्रदेश किसमें पहले पे है? गन्ना और धान, नहीं, गन्ना और गेहूं और अच्छा, केले में कौन सा स्थान? केला। केला में भी उत्तर प्रदेश वाले स्थान में। और उसके बाद अमरूद में पहले स्थान पे है? पहले स्थान, सही है। आंवला में? आंवला कहाँ ज्यादा होता है? प्रतापगढ़, ठीक है। तो ये जो है प्राकृतिक संसाधन के बिना आपका जीवन कठिन हो जाएगा। अब आते हैं भौतिक संसाधन पे। भौतिक संसाधन क्या होता है? भौतिक संसाधन जो आप उपभोग कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। भौतिक संसाधन जैसे कुर्सी पे बैठे हैं, डेस्क पे बैठे हैं, ये भी भौतिक संसाधन। ये पंखा चल रहा है, ये भी भौतिक संसाधन। एसी जो लगा रहे हैं, जो व्यक्ति अपने जीवन को आसान करने के लिए, किसको? जीवन को आसान करने के लिए, जीवन को आसान करने के लिए जिस चीज का उपभोग करता है या फिजिकल तरीके से, वो भौतिक संसाधन होते हैं। जैसे इसमें भौतिक संसाधन में एक और आएगा, सड़क। क्या आएगा? सड़क, फिर पुल। अच्छा, सड़क और पुल का क्या रोल है? सड़क और पुल से क्या होता है? सड़क रहेगा तो आपका ट्रांसपोर्टेशन और उसके बाद ट्रेडिंग और कहीं आना जाना हुआ, और फिर कह सकते हैं शिक्षा, ये सब सुलभ तरीके से आपको मिल पाएगा। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए आपके गांव में पहले सड़क नहीं था, ठीक, सड़क नहीं था, आपको 20 किलोमीटर दूर जाना रहता, तो क्या आसानी से जा पाते? नहीं जा पाते। सड़क बनने से वहाँ क्या हुआ? वहाँ ट्रांसपोर्टेशन या कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो गई, वहाँ पे गाड़ी बस चलने शुरू हो गए। तो उससे क्या हुआ? जीवन आपका कुछ हद तक आसान हुआ कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं है? तो भौतिक संसाधन में क्या है? जिससे आपका जीवन आसान हो। इसमें सबसे मोस्ट फैक्टर क्या है कि जो है आपका सड़क आएगा, पुल आएगा, और सड़क पुल, और क्या इसमें कर सकते हैं? एसी, जो भी ले लीजिए, एसी ले लीजिए, है, ये भौतिक संसाधन में आएगा। अब उसके बाद मानव संसाधन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन क्या है बताइए? जिसमें मनुष्य संसाधन है। जैसे कौशल विकास, क्या हो? मनुष्यों का कौशल विकास। अब कौशल विकास, अगर कोई व्यक्ति या मनुष्य या आदमी या पर्सन स्किल्ड है, तो क्या वह देश के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स का काम कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। जैसे आप ही लोगों से समझाएं, अगर आप स्किल हैं, ठीक, आप स्किल हैं, मान लीजिए भगवान ने करे ऐसा हो, अगर आप लोग सफल नहीं भी होते हैं, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपना कोचिंग चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोचिंग चला सकते हैं। आपका माइंड जो है ब्रॉड लेवल पे है, आप बिजनेस कर सकते हैं, आपके दिमाग में बिजनेस प्लानिंग आ सकता है, ठीक है। तो मानव रिसोर्स, मानव अगर स्किल है तो वह देश के विकास में अपना योगदान देगा, देश के विकास में अपना योगदान देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बात है? कोई डाउट तो नहीं है? अगला आता है वृत्ति। तो यहाँ पे धन की आवश्यकता होती है। किसकी? धन की आवश्यकता। किसी भी देश के विकास के लिए धन
बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और देश के विकास नहीं कह सकते हैं, व्यक्ति के विकास के लिए भी धन की बहुत आवश्यकता है। अगर आपके पास धन न हो तो क्या आज के समय में सर्वाइव कर पाए? एक समय था कि लोग कर लेते थे, एक समय था कि लोग सर्वाइव कर लेते थे। पहले लोगों के पास क्या होता था? सीमित संसाधन होता था। जैसे पहले, अच्छा आप लोग कभी देखे, मैं तो देखा हूँ, मुझे याद है कि पहले गांव में जब शादी वादी होता था तो क्या होता था? लोगों के पास पहले टेंट वेंट नहीं आता था। क्या आता था? टेंट वेंट लोग नहीं आता था। लोग इनके यहाँ से गए, इनके यहाँ से गए, सामान इकट्ठा कर लिए और उससे जो है शादी हो जाता था। उनके यहाँ से कुछ ले लिए, उनके यहाँ से कुछ ले लिए। लेकिन आज के समय में वो चीज़ नहीं हो पा रही। आज तो आपको कम से कम 3 लाख रुपए तो क्या चाहिए? टेंट के लिए चाहिए 3 लाख रुपए, तब तो आप जो है शादी जो है अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। और इसके पीछे कारण क्या है? ये कहीं ना कहीं एक स्टेटस बन गया। शादी में पैसा खर्च करना एक स्टेटस बन गया, और यह तभी हो पाएगा जब आपके पास धन रहेगा। ठीक है, तो धन का मतलब क्या है? देखिए एक बात फिर से बता दें, चीजों को मैं क्लिष्ट करके समझा सकता हूँ, ठीक है, थ्योरी लिखा सकता हूँ, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। मैं इसीलिए थोड़ा आसान शब्दों में समझाना चाहिए। एक मास्टर का गुण यही होता है कि वो कम से कम आपको ऐसे शब्दों में समझाए कि जो बातें आपको समझ में आ जाए। किताब में तो सारी बातें लिखी है, लेकिन इस तरीके से आप समझ नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ? धन किसी भी देश के विकास के लिए धन क्या है? एक महत्वपूर्ण और जरूरत है। ठीक, दूसरे में आते हैं लास्ट में, मतलब लास्ट नहीं, बौद्धिक संपदा। अच्छा, बौद्धिक संपदा में क्या आ सकता है? जरा बताइएगा। बौद्धिक संपदा है? बौद्धिक संपदा व्यक्ति का हो इसमें है? एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। पेटेंट समझे कि नहीं? पेटेंट जानते हैं? होता क्या है कि आप अगर कोई चीज रिसर्च की है, ठीक है, आपने कोई चीज को रिसर्च किया है और अपना बौद्धिक स्तर लगा के, अपना बौद्धिक स्तर लगा के और कुछ नया खोजा है। क्या है? कुछ नया खोजा है, तो उस चीज पर, या कह सकते हैं उस इन्वेंशन पर या उस रिसर्च पर आपका अधिकार होगा। क्या होगा? आपका अधिकार होगा। बिना आपके परमिशन के वह उसको कोई यूज नहीं कर सकता, वह कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए आपने कोई नया मेडिसिन खोज दिया, ठीक, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने कोरोना वैक्सीन खोजा। अब कोरोना वैक्सीन का अगर आपने पेटेंट करा लिया, ठीक, तो वह कोई पेटेंट कोई और कंपनी यूज नहीं कर सकती बिना आपके परमिशन। ऐसे होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट जानते हैं नहीं? कॉपीराइट में क्या होता है? ये भी एक बौद्धिक संपदा है। जैसे मान लीजिए आपने कोई नॉवल लिखा, ठीक है, इसका एक जीता जागता एग्जांपल दे रहे हैं। क्या नाम है? 3 इडियट्स मूवी देखेंगे नहीं? सोनम वांगचुक, यही तो नाम था शायद। वो लद्दाख के हैं और कहीं ना कहीं वो कैरेक्टर आमिर खान का उन्हीं से इंस्पायर किससे था। और अभी हाल ही में वो लद्दाख के लिए काफी समय तक दिल्ली में धरने पर बैठे थे, क्योंकि लद्दाख में जो है वो कंस्ट्रक्शन वाला काम होने वाला था। और उनका कहना था कि अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन या उद्योग लगाया जाएगा तो यहाँ की जो प्राकृतिक संप्रदाय नष्ट होने लगेंगे, ग्लेशियर्स जो है पिघलने लगेगा। इससे क्या होगा? देश जो है, देश नहीं कह सकते हैं, इन्वायरमेंट, पर्यावरण अनबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनबैलेंस। तो इससे लिंक करके आपको ये बताएं कि सोनम वांगचुक का कैरेक्टर जो है आमिर खान निभाएगा, ठीक है, वो इसके लिए कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट, कि हमारे बिना परमिशन के कैसे इस कैरेक्टर को वो यूज किया। कोई जैसे मान लीजिए मेरा एक कैरेक्टर है, ठीक, इस क्लास में मेरा भी कोई छवि होगा, हो सकता है कोई भी हो। अगर मेरी एक छवि है और उस छवि को कोई और व्यक्ति यूज कर रहा है तो मैं कोर्ट जा सकता हूँ। कहाँ जा सकता हूँ? कोर्ट जा सकता हूँ, ठीक है। तो बौद्धिक संपदा, कॉपीराइट, ये बातें समझ में आई कि नहीं? ये क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन होते हैं, सॉरी, बौद्धिक संसाधन होते हैं, ठीक। और यह कहीं ना कहीं अच्छा एक बात और बताएं आपको, कॉपीराइट, बहुत सारे लेखक जो है कहानियां लिखते हैं, ठीक है, उस पर क्या बनता है? मूवी बनता है। अब ऐसा थोड़ी है कि आप उनकी कहानियों को चोरी करके मार्केट से आप उठाए, मार्केट में उनकी कहानियां हैं, आप कहानी को उठा के आप जाए मूवी बना देंगे, वो जाएगा कॉपीराइट करेगा, आपको जेल अलग से होगा और जुर्माना अलग से मानहानि का बढ़ेगा।
तो उसमें क्या है कि आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तभी जाके किसी का कोई यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पेटेंट जो है कितने साल तक होता है, कौन बता सकता है? एक बार पेटेंट करा लिए तो उस पर कितने साल तक आपका अधिकार होता है? ऑप्शन दे, 10 साल, 20 साल, 30 साल और 40। और कुछ कभी सुना है कि नहीं सुना? कोई लोग आप बताएं। हैं? 20 साल का पेटेंट क्या होता है? 20 साल। अगर 20 साल बाद आप उसको रिन्यू नहीं कराते हैं तो उस पेटेंट का कोई यूज कर सकता है, ठीक है। और इसका एक जीता जागता एग्जांपल और दे रहे हैं आपको। जैसे मार्केट में जो जेनेरिक दवाएं आती हैं, पता ही नहीं, जैसे जेनेरिक दवाइयाँ, ये जैसे मान लीजिए इस समय डोलो मार्केट में है, ठीक है। डोलो का किसी ने पेटेंट करा रखा है, जिस कंपनी का है, तो डोलो वो तब तक बनाएगा, 20 साल तक बनाएगा। 20 साल बाद हो सकता है वह डोलो के पेटेंट को दोबारा नहीं, तब वो जेनरिक दवाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जेनरिक दवाई। अब उसको कोई भी बना सकता है, कोई भी बना सकता है। अब क्या करेगा? उसको कोई भी बना सकता है। ये बात समझ में आई नहीं? इतनी बात में कोई डाउट? अब बताइए, इतनी बात कुछ लिखवा देंगे, इसमें भूमिका लिख लीजिए, भूमिका और ये हेडिंग इसका लिख लीजिए। अच्छा यही बचा है। तकनीक में आपका क्या आता है? जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। नए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करना, नए टेक्नोलॉजी का, ठीक है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तकनीक संसाधन में नए टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करना। अच्छा, तकनीक संसाधन एक और एग्जांपल बता रहे हैं, कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर को आने से कितने लोगों का जीवन आसान हुआ? आसान हुआ कि नहीं? बहुत आसान हुआ, ठीक है। तो बहुत आसान इसलिए हुआ, जो काम पहले 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने में होता था, अब वह काम कुछ सेकंड, कुछ मिनटों, कुछ पल में हो रहा है। तो इससे ये फायदा हुआ कि नहीं? फायदा हुआ कि नहीं? हैं? कहाँ थे आप लोग? अच्छा, जुकाम तो ये मौसम की ऐसा है। तो ये क्या है? ये जो तकनीक होता है, तकनीक में आपका जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर अब भी आ सकते हैं, जो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक। अच्छा, एक बात और है, ये सॉफ्टवेयर ये भी आपका पेटेंट में आ सकता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है कोई और कंपनी ऐसे यूज नहीं कर सकती, ठीक है। एप्पल का जो पेटेंट है, एप्पल क्या है? एप्पल ने रजिस्ट्रेशन करा लिया अपना, अब एप्पल के लोगों को कोई यूज कर सकता है? नहीं यूज कर सकता। अगर यूज कर लेंगे तो फिर क्या होगा? वो केस कर देगा, कंपनी केस कर देगा, फिर आपका तो जमानत जब्त होगा ही, सजा अलग से मिलेगा। अच्छा, ये आने के पीछे इतना इसका कारण ये रहा, पहले क्या होता था ना कि लोग किसी के चीज को, मान लीजिए खोजा कोई और पता चले करवा कोई और लिया, मेहनत कोई और किया, बेचारा उतना अवेयर नहीं है, जाके आपको पता चल रहा है, आप उसके साथ में आप उसका पेटेंट अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करा दिया, मतलब उसका चीज आप मार्केट में डिस्क्लोज कर दिया अपने नाम से, तो बेचारा कर क्या सकता है? कुछ नहीं कर सकता, ठीक। ये बातें समझ में आ गई नहीं? कोई डाउट है? चलिए, बौद्धिक संसाधन में क्या आएगा? बौद्धिक संसाधन में इतना कहानी बता दी आपको, ये नहीं समझ में आया? वही हाल है, कौन से कहावत है कि रामायण खत्म हो गया, सीता क्या समझ? अरे सर, वो तो मैं समझ गई, मतलब आप पैटर्न जो बता रहे हैं ना, बौद्धिक मतलब इसके संपादन अलावा और कुछ नहीं आएगा, बस नहीं, यही आएगा। बौद्धिक संसाधन में जो बौद्धिक जो भी आप खोज करते हैं, ठीक है, बौद्धिक स्तर पर, जैसे कॉपीराइट हुआ, कॉपी हुआ, कोई नॉवेल बनाते हैं, लिखते हैं, डिस्कवरी वगैरह में। हाँ, अगर आपने कोई नॉवेल लिखा वो आपका बौद्धिक संपदा हुआ, आपने कोई मान लीजिए नया दवा खोजा वो आपका बौद्धिक संपदा हुआ, ठीक है। अच्छा, बात समझ में आएगी? हाँ, अब आ गया। खोज करना ना अपने दिमाग से। जैसे कुछ नया खोजा तो वही हम बता रहे हैं। हाँ, बौद्धिक संसाधन, लेकिन वो पहले से कोई ना खोजा हो,
और उसको अगर पेटेंट नहीं कराया तो बौद्धिक संसाधन उसके नाम से नहीं रहेगा। मतलब सरकार से रजिस्ट्रेशन में हाँ, पेटेंट कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ने का कोई नया तरीका खोजें, ठीक है, पढ़ने का कोई नया तरीका खोजें। जैसे मान लीजिए हमारा पढ़ाने का कुछ और तरीका है, मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आसान तरीकों में समझा दूँ, अब हम इसको पेटेंट करा दें और इस तरीके के अगर कोई और यूज किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे अभी एक रिसेंट में वीडियो सुने हैं कि नहीं, ओ वीडियो हैं, जैकी सराफ जो है इसके लिए जो है पेटेंट करवा दे, जैकी सराफ अपने नाम से उसको रजिस्ट्रेशन कराना है कि मतलब ये वीडियो शब्द जो है मेरे अलावा और कृष्णा जानते हैं आमिर खान का भांजा, उसके अलावा कोई और नहीं यूज कर सकता। और खासकर कोई स्टैंड अप कॉमेडी पे मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगा। हाँ, तो ये सब सारी चीजें हैं। कुछ तकिया कलाम जैसे खामोश, ये किसका है? खामोश कौन बोला भाई? तो इसका थोड़ा सा वो लिख लीजिए, इसका भूमिका लिख लीजिए, बस भूमिका और निष्कर्ष। देखिए संसाधन व संपत्ति या आगत या संपत्ति या आगत ब्रैकेट में लिखिएगा इनपुट, ब्रैकेट में इनपुट। थ्योरी तो लिखवाते हैं, रटिए आराम से, चीजें लेकिन समझना जरूरी है ना, कॉन्सेप्ट आप पता होना चाहिए। इनपुट है, ब्रैकेट में लिखिएगा इनपुट है जो किसी व्यक्ति, संगठन, समाज या देश, जो किसी व्यक्ति, संगठन, समाज या देश, जो किसी व्यक्ति, संगठन, समाज या देश के लिए उपलब्ध और विभिन्न कार्यों को पूरा करने कॉमा। नोट्स कितने लोग बना रहे हैं ठीक ठाक से? 3 ही 4 लोग हाथ उठाए, और सब क्या कथा सुन रहे हैं? अच्छा, क्या हुआ? नोट्स बनाइए, अच्छे से बनाइएगा, जिसका नोट्स अच्छा होगा वो हमको देगा, हमारे भी काम आ जाएगा। देश के लिए उपलब्ध है और विभिन्न कार्यों को पूरा करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने और मूल्यवर्धन के लिए, उपयोग किए जा सकते हैं। संसाधन मूर्त या अमूर्त, अब बताइए अगर ये डेफिनेशन हम आपको लिखवाते, समझाए ना होते तो क्या समझ पाते? मूर्त या अमूर्त तथा कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, यही सब जो लिखा है सारे संसाधन हैं, ये सारे संसाधन हैं। अब ये बताइए, ये जब आएगा क्वेश्चन आएगा कि संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखेंगे 125 शब्दों में, तो भूमिका ये रहेगा और उसके बाद ये जितने हैं प्राकृतिक लिखवा दें कि लिख लेंगे? बताइए क्या लिख लेंगे सब लोग? चलिए, इसमें सब में लिखना पड़ेगा 2-2 4-4 लाइन, लिखवा दें, लिखवाएंगे फिर
चलिए इसका निष्कर्ष लिख लीजिए। निष्कर्ष, बात समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा। पहले आप भूमिका लिखेंगे जो लिखवाए हैं, उसके बाद इस सारे पॉइंट को 2-2, 3-3 लाइन में सबको लिखना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद तब निष्कर्ष आएगा। बात समझ रहे हैं ना? है? चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए फिर। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों में खनिज, पानी और भूमि, खनिज, पानी और भूमि प्राकृतिक संसाधनों में। अच्छा, आवाज मेरा वहां तक जा रहा है क्या? लगता है मुझे माइक की जरूरत नहीं, आवाज ऐसे तेज है, लेकिन मेरा गला खराब हो जाएगा फिर। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज, पानी और भूमि पर्यावरण से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में खनिज, पानी और भूमि पर्यावरण से प्राप्त होते हैं और आमतौर पर सीमित माने जाते हैं। सीमित मतलब यह भविष्य में खत्म योग्य होने हैं, ठीक है। भविष्य में यह, इसलिए कितने लोग पानी मेरे तरह ज्यादा गिरा है, उसी कैटेगरी में हम भी है, पानी हम भी बहुत ज्यादा गिरा। और कितने लोग कम पानी यूज करते हैं? सही, पानी कम यूज करते, आपके बच्चे लोग को। फिर दूसरा लिख लीजिए भौतिक संसाधन। अब देखिए इसमें क्या है, फिर वही बात लिखवाना पड़ेगा, ठीक। भौतिक संसाधन में आपका वही सब आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद है वित्तीय संसाधन में धन की आवश्यकता होती है। बौद्धिक संपदा में, बौद्धिक संपदा लिख लीजिए, मान लीजिए भूल जाए, बौद्धिक संपदा लिख लीजिए। बौद्धिक संसाधन, बौद्धिक संसाधन में लिखिए जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, पेटेंट, कॉपीराइट, पेटेंट, कॉपीराइट। इन फ्यूचर कभी मेरा भी एक जो है आएगा, जो है मेरा किताब आएगा, मेरे ऊपर रहेगा। जिस दिन पीसीएस हो गया उसके 2 साल 1 साल के अंदर, अभी से बता दे रहे आपको, नाम उसका यही रहेगा, मेरे नाम से ही रहेगा, जीत धर्मों के कलम से आएगा। पढ़िएगा, जीवन में कुछ ना कुछ तो जरूर फायदा होगा उससे। जीवन में जो मैं अपनी गलतियां किया हूँ शायद कोई और गलती ना करे। ऐसा नहीं है, गलती करने मतलब क्या होता है, निगेटिव मत सोचिएगा, ठीक। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? बताइए, नहीं समझ रहे हैं तो समझा दो भाई। ट्रेडमार्क वो होता है लोगो, ठीक है। जैसे जो लोगो होता है, मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा प्यूमा का जूता है, तो यहाँ पे लोगो लगा है ना, ये प्यूमा का शूज है। अब ये कोई लोगो और कोई नहीं यूज कर सकता, ठीक। जैसे मान लीजिए आप जो है एप्पल का, ये एप्पल का मान लीजिए, सपोज ये, सपोज नहीं एप्पल का है, ये टैग एप्पल का है, तो इसमें पीछे जो है लोगो लगा, इसका कोई और नहीं यूज कर सकता, ठीक। तो वही चीज है कि ये ट्रेडमार्क होता है। बात समझ में आया? जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्रांड वाला जींस पहना, उस पर लोगो लगा रखा है, स्पार्की का या फिर डेनिम का, या कौन कौन से ब्रांड होते हैं, डिवाइस, मुझे बता रहे, मुफ्ती, ड्रेजर, ठीक। उसके बाद नवीन विचारों, नवीन विचारों, ट्रेडमार्क कॉमा, ट्रेडमार्क कॉमा, नवीन विचारों और रचनात्मक कार्यों, रचनात्मक कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। रचनात्मक कार्यों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तकनीक में भी लिख लीजिए, जब लिख ही रहे तो लिख ही लीजिए। तकनीक संसाधन, इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य उपकरण शामिल हैं। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अन्य उपकरण शामिल हैं। आप दोनों नहीं आती है तो क्लास बड़ा सुना लगता है, सही बता रहे हैं। कल आप लोग नहीं आई थी, मैंने 2-3 बार पूछा।
आप लोग बहुत मेहनती हो, सच में बहुत मेहनती हो, बहुत सीधे विचार। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य उपकरण शामिल हैं, अन्य उपकरण शामिल हैं जिनका उपयोग विभिन्न व्यावसायिक कार्यों और गतिविधियों का, विभिन्न व्यावसायिक कार्यों और गतिविधियों का समर्थन करने के लिए किया जाता है। विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों, एक मिनट, विभिन्न व्यावसायिक कार्यों और गतिविधियों का समर्थन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष लिख लीजिए, निष्कर्ष ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और, कभी भी आप क्वेश्चन लिखिएगा तो उसमें निष्कर्ष मत डालिएगा हेडिंग, ठीक है। और एक बात और जानिए, ये जो हेडिंग है जो मैं बताता हूँ, ये आप कॉपी लिखते समय अपने मत डालिएगा, ये आपका वीक पॉइंट माना जाता है। एग्जामिनर जो है, अगर आप हेडिंग डाल के लिखे तो एग्जामिनर समझेगा कि ये लड़का कमजोर है। कला वो होता है कि बिना हेडिंग डाले अपनी बातों को पैराग्राफ में बदल देना, कला वो होता है। तो अगर आप ये भौतिक संसाधन लिख रहे हैं, आप पॉइंट करके लिखिएगा। जैसे पॉइंट लिखे, जैसे मैं पॉइंट में लिखवाता था, पॉइंट लिखे भौतिक संसाधन हो गया, दूसरे पॉइंट में क्या लिखिएगा, प्राकृतिक संसाधन, लेकिन हेडिंग मत डालिएगा। या फिर इसको जो है ग्राफ बना के भी बना सकते हैं। आंसर तो आप लोग लिखते नहीं तो क्या होता है, आंसर लिखा करो। क्या होगा, कहाँ जा रहे हैं, क्लास करके जाना चाहिए। चलिए देखिए, इस प्रकार स्पष्ट है कि, इस प्रकार स्पष्ट है कि, हाँ इस प्रकार स्पष्ट है कि, इस प्रकार स्पष्ट है कि संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं, संसाधन विभिन्न प्रकार के होते हैं और ये सभी संयुक्त रूप से किसी देश और समाज के लिए, और ये सभी संयुक्त रूप से किसी देश और समाज के विकास को गति प्रदान करते हैं, गति प्रदान करते हैं। किसी देश या समाज को गति प्रदान करते हैं। अच्छा आप लोग एक काम और किया करिए ना, प्लेन पेज पे लिखा करिए, क्योंकि आपको मेंस में आंसर राइटिंग प्लेन पेज पे लिखना है। हाँ, तो प्लेन पेज पे क्या होता है, उससे आपका थोड़ा सा जो इधर उधर लाइन जाता है ना, वो लाइन नहीं जाएगा। परंतु भौतिक संसाधनों का इन सभी संसाधनों में, परंतु भौतिक संसाधनों का इन सभी संसाधनों में विशिष्ट महत्व है, क्योंकि भौतिक संसाधन उपर्युक्त जो खाने, उपयुक्त नहीं, उपर्युक्त जो ऊपर उपरोक्त वाले हैं, हाँ, या ऐसे लिख दीजिए उपरोक्त, हाँ उपरोक्त सभी संसाधनों को संचालित करने के लिए आधार निर्मित करते हैं, ठीक है। चलिए अगला लिखिएगा, अगला हेडिंग है उत्तर प्रदेश में भौतिक संसाधन एवं उनके महत्व। उत्तर प्रदेश में भौतिक संसाधन एवं उनके महत्व। ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना था।
पहला तो इसमें हो जाएगा कृषि। कृषि में भारत की, मतलब ये कहें भारत में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कल ही बताए या परसों बताए कृषि का रोल कितना %। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का रोल कितना %। एक बोलिए, यहाँ तक आए आवाज। 30 के आसपास। और तो ऑप्शन दे। % लगा 24 सही। उत्तर प्रदेश में, मतलब इसका जो है देश में, देश के जीडीपी में 24%, देश नहीं सॉरी राज्य के जीडीपी में 24%। और कृषि में पूरे जनसंख्या का उत्तर प्रदेश का कितने % लोग लिप्त हैं कृषि। कृषि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के कितने % लोग लिप्त हैं या उसमें लगे हैं। 65। ठीक है। ठीक, एक बात और इसमें लिख लीजिएगा, एक बात। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि, उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि कितना है? 160.95 हेक्टेयर, 160.95 लाख हेक्टेयर। इतनी भूमि क्या है? कृषि योग्य है। अच्छा ये बताइए, ये सब भौतिक संसाधनों में अपना महत्व देंगे कि नहीं, योगदान देंगे कि नहीं? भौतिक संसाधन, टीचर भौतिक संसाधन, सर्विस सेंटर, मानव पूंजी। ठीक, अब देखिए एक बात और, ये सब सारी चीजें सुचारू रूप से तभी चल पाएगा जब इसके लिए भौतिक संसाधन जैसे जल की सिंचाई, मतलब अगर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो क्या कृषि में उपज हो पाएगा? कृषि में उपज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, स्वाभाविक सी बात। इसीलिए जो है राज्य सरकार ज़्यादा फोकस करती है नदी जोड़ो अभियान पे। वैसे नदी जोड़ो अभियान ठीक भी है, ठीक ज़्यादा है, नुकसान कम। अगर इसका लाभ जो है 90% है तो हानि 10% है। हानि 10% वही है कि जो एरिया में है उनके प्रवासन का खतरा है, उनके संस्कृति के विलुप्त होने का खतरा है। लेकिन उससे कितने एरिया में पानी पहुंचेगा जहां पे कृषि नहीं हो पाती, जहां पे कृषि नहीं हो पा रही, किस वजह से? सिर्फ पानी की सुविधा न होने की वजह। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में क्या होता है? वहाँ पे सूखा बहुत पड़ता है और वहाँ पे, अच्छा एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है और सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा यहाँ भी बारिश होता है नहीं? यहाँ पानी भरता है? अच्छा, मतलब ये पूरा कॉलेज भर गया? तो क्लास तो बंद रहा होगा। तो क्या होता है, अगर ये भौतिक संसाधन क्या, जैसे मशीन हो गया, ठीक, कौन मशीन? हैंड, अरे क्या बोलते हैं, पंपी सब, इसको क्या बोलते हैं? देखें आप कभी उसका कोई हैंडल मारा है कि नहीं?
अगर गलती छूट गया तो मुंह पता नहीं कहाँ जाएगा। तो ये सब जो है जरूरत है इस ऊपर वाले चीजों को सुचारू रूप से चलाने के लिए या इसके विकास के लिए। कृषि तभी हो सकता है जब सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होगी और उर्वरक अच्छा होगा। इसीलिए सरकार इस पर आए दिन फोकस करता रहता है कि जो है मृदा परीक्षण करवाइए, मृदा परीक्षण। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करवाते क्योंकि वो पुराने धर्रे पे ही कृषि करना पसंद करते हैं। दूसरा आता है अवसंरचना। लिखिए अवसंरचना। दूसरा अवसंरचना। जो पॉइंट कहिएगा लिखा देंगे, नहीं समझ लेंगे तो और अच्छी बात है। अवसंरचना में क्या है? अवसंरचना में क्या आ सकता है? सड़क। फिर उसके बाद सड़क नहीं, राजमार्ग, मतलब राजमार्ग। फिर जलमार्ग और राजमार्ग, जलमार्ग, ठीक। और ये लिख लीजिएगा 2 पॉइंट। रेल मार्ग, अब आपको समझा दें, समझिए ये कैसे किसी देश के या राज्य के विकास में कैसे। सड़क के बारे में बताना नहीं। जल मार्ग, एक बात और बताएं, जो लॉजिस्टिक कास्ट होता है जल मार्ग से कम आता है, जल मार्ग से कम आता है लॉजिस्टिक कास्ट। तो क्या है, अगर आपका डीजल या पेट्रोल से 100 रुपए खर्चा आ रहा है लॉजिस्टिक, तो जल मार्ग से कम होगा, ठीक है। इसीलिए जो दूसरे देशों से ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जो भी आयात निर्यात होता है वह जल मार्ग से। किससे? जल मार्ग से, ठीक है। क्योंकि हवाई जहाज से मंगाएंगे तो और खर्चा आएगा सबसे, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किससे होता है? जल मार्ग से, ठीक। और यह कहीं ना कहीं अवसंरचना में है, और यह देश के भौतिक संसाधन, मतलब देश के विकास में या राज्य के विकास में अपना योगदान देता है, राज्य के विकास में अपना योगदान देता है, ठीक। सेम कहानी वही है। रेल, इसका एक और एग्जांपल बताएं। रेल के अभी हाल ही में बहुत सारे जो है राज्य में किसान रेल चलाता है, किसान ट्रेन सुविधा चलाता नहीं। उससे क्या होता था, जैसे रेल से समझिए क्या है, मान लीजिए आपके पास में कोई स्टेशन है, ठीक, और आपके यहाँ कोई अच्छी उपज होती है, मान लीजिए कोई सब्जी है, और उस सब्जी का शहर में ज़्यादा डिमांड है। कहाँ पे? शहर में। मान लीजिए आप जो है टमाटर नहीं, टमाटर छोड़िए, कोई और ले लीजिए। यहाँ पे क्या होता है सबसे ज़्यादा? नहीं, कोई सब्जी बताइए। आलू, चलिए आलू ही ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आलू, ठीक, आलू आपके यहाँ अधिक उपज है और यहाँ पे ट्रेन की सुविधा आपके जस्ट पास में है, और इस आलू का डिमांड प्रयाग में ज़्यादा है। कहाँ पे है? प्रयाग में ज़्यादा है, प्रयाग में ज़्यादा है। और यह आलू यहाँ पे 2-4 घंटे के सफ़र में पहुँच जाए तो इससे जो है फायदा होगा कि नहीं? किसान को फायदा होगा कि नहीं? होगा ना। क्या होगा? उससे इसको इनकम मिलेगा। जो आलू आपके यहाँ कम पैसे में बिकता था, क्यों? क्योंकि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा था, लेकिन प्रयाग में प्रोडक्शन कम है, इसका प्राइस ज़्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा? इसका प्राइस ज़्यादा मिलेगा। और जब ये प्राइस ज़्यादा मिलेगा तो वही कहानी है, फिर अर्थव्यवस्था की साइकिल चलेगी, अर्थव्यवस्था की साइकिल चलेगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, उद्योग। अच्छा बताइए, उत्तर प्रदेश में उद्योग औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन से, कहाँ पे उद्योग की संख्या ठीक ठाक है? उत्तर प्रदेश में पहली बात तो यहाँ कानपुर में, और गाजियाबाद, ठीक है। गाजियाबाद, नोएडा, ठीक, गाजियाबाद, नोएडा, और
बनारस में भी कुछ उद्योग है, बनारस। फिर मिर्जापुर, मिर्जापुर और हाँ सिंगरौली, सही। वहाँ पे क्या है? कोयला, हाँ पावर प्लांट, तो ये भी सिंगरौली में जोड़ लीजिएगा। और उसके बाद कानपुर, आगरा, क्या है? आगरा। अच्छा, कानपुर और आगरा में सबसे ज्यादा किसकी फैक्ट्री है? चमड़े की। क्या है? चमड़े की। इसीलिए जो है वहां पे जो है आगरा का जो ताजमहल है उसका कलर जो है डेल हो रहा है, पीला हो रहा है। इसीलिए वहां पे जो है एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया है कि वहां में जितने भी इंडस्ट्री हैं अगर वाटर ट्रीटमेंट नहीं किए तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा और इंडस्ट्री को बंद भी करा दिया जाएगा। ठीक है। गाजियाबाद, गाजियाबाद में बहुत सारे उद्योग हैं। बनारस में क्या है? सिल्क, और सिल्क से संबंधित लड़कियों संबंधित है बनारसी साड़ी, बहुत फेमस है। मोदी जी गए थे, उनको देख के गिफ्ट आए थे। किसको? मोदी जी किसको गिफ्ट दिए थे? बनारस की साड़ी है? जो नेशनल मीडिया काफी छाई रहती है, अरे उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम? जॉर्जिया, जॉर्जिया। तो मोदी जी उनके भक्त हैं कि वो मोदी जी के भक्त हैं, यही जाने। तो हम वही बात करें, हम कौन सा क्या बोले? अभी तो यही बात बोले, हमारे कुछ बातों में ऐसा कुछ दिखा है। तो मोदी जी जो है उनको बनारसी साड़ी गिफ्ट किए थे। ठीक है। और ये मिर्जापुर क्या है? मिर्जापुर में क्या है? कालीन भैया। कालीन भैया कौन है? कालीन भैया कौन था? है किसी पता है? मिर्जापुर देखे नहीं थे उसने? हाँ कालीन भैया मिर्जापुर वाले। तो वहां पे क्या है? कालीन। एक बात और है, तमंचा भी वहां बनता है। मिर्जापुर में तमंचा भी बनता है और कालीन वहां ज्यादा मात्रा बनता है। ठीक है, कालीन। और एक बात और बताएं, कालीन वही नहीं, पूरे विश्व लेवल पर मिर्जापुर का कालीन फेमस है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर। वहां से जो है और सारे देश में जाता है। बात समझ में आया? उद्योग, यही कुछ विशेष क्षेत्र हैं उद्योग के उत्तर प्रदेश में। बाकी यहाँ पे बहुत सारे उद्योग तो लगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक संसाधन कम है। क्या है? सॉरी, खनिज। जो खनिज है, खनिज की संख्या उत्तर प्रदेश में कुछ कम है। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे हैवी उद्योग नहीं लग पाए, जैसे कि आयरन का, स्टील का। फिर उसके बाद क्या, बहुत सारे ऐसे उद्योग जो यहाँ पे नहीं लग पाए। ठीक। फिर उसके बाद खनिज संसाधन। देखिए अगला है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लिखिए, फिर मैं बताता हूं। देखिए खनिज संसाधन में लिखिए, उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन में समृद्ध। उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन में समृद्ध न होते हुए भी, उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन में समृद्ध न होते हुए भी कोयला चूना पत्थर, कोयला चूना पत्थर, बॉक्साइट जैसे खनिज का महत्वपूर्ण भंडार है। ठीक। जो सीमेंट, एल्युमिनियम और अन्य सामग्रियों के उत्पादन के लिए आवश्यक है। जो सीमेंट, एल्युमिनियम और अन्य सामग्रियों के उत्पादन के लिए आवश्यक है। राज्य में लगभग 1.5 बिलियन टन कोयला भंडार। राज्य में लगभग
1.5 बिलियन टन भंडार, बिलियन टन भंडार कोयला, बिलियन टन भंडार कोयला और चूना पत्थर और बॉक्साइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। चूना पत्थर और बॉक्साइट जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। यह उत्तर प्रदेश के विकास क्या हुआ आप नहीं कहेंगे? यह उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आधारभूत भूमिका निभा सकते हैं या निभाते हैं, दोनों बातें आधारभूत भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राप्त कुछ खनिज संसाधनों को कुछ खनिज संसाधनों का निम्नवत विवरण दिया गया। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए ट्रिक बता देते हैं, मैं आंसर लिखना आपको बता रहा हूं। जब खनिज संसाधन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक, ये उत्तर प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधनों पर टिप्पणी करेंगे, तो जो भी चीजें जहां मिलेगा, पहली बात तो भूमिका लिखेंगे, और उसके बाद जो भी खनिज संसाधन जहां मिलेगा उसको आप मैप में दर्शाएंगे। किसमें दर्शाएंगे? मैप में दर्शाएंगे। तो इससे एग्जामिनर प्रभावित होगा। क्या होगा? एग्जामिनर प्रभावित होगा। अब आप और लोगों से 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा मिलता है, और 1-2 नंबर की बड़ी लड़ाई होती है, ठीक। 1-2 नंबर से आपके 2 साल बच सकते हैं, और 1-2 नंबर से आपके 1-2 साल में से नुकसान हो सकते हैं। तो इसका यूज करिएगा, ठीक है। तो खनिज उद्योग, खनिज जो है उत्तर प्रदेश में खनिज कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन सा एरिया है, खनिज कहाँ कहाँ मिलता है, नाम सबका लिखवा देंगे। एक बात और ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद प्रीलिम्स की, और प्रीलिम्स में TCS RO या फिर वनडे का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश का, वहाँ यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ एरिया है, नाम सुन लीजिए, उसके बाद लिखा दीजिए। जैसे मिर्जापुर, क्या है? मिर्जापुर, अभी भी लिखिएगा, अभी हम लिखवा देंगे। मिर्जापुर, ललितपुर और मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, ठीक, सोनभद्र, विंध्य क्षेत्र में वही आ जाएगा मिर्जापुर, ठीक, विंध्य क्षेत्र में मिर्जापुर, ललितपुर, ये सब सारे जगह कुछ है जहाँ पे खनिज संसाधन जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ये कुछ एरिया है जहाँ पे खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अच्छा, एक इस चीज को लिखेंगे कैसे, समझिए। पहले आप समझिए, पहले आप जिला लिखिएगा, ठीक। मान लीजिए मिर्जापुर, ऐसे लाइन बनाइएगा सब जगह, ठीक। जैसे मैं बताऊंगा मिर्जापुर, उसके नीचे फिर लिखिएगा क्या क्या मिलता है। ऐसे बनाएंगे ना, समझ में आ गया कि नहीं? और एग्जाम में भी यही यूज करेंगे, इसी तरीके से एग्जाम में भी आप यही फॉर्मेट यूज करेंगे। लिखिए, पहले लिखिए, 1 मिनट, जो मिनरल, जो खनिज है उसको ऊपर लिखिएगा। खनिज में पहले लिखिए चूना पत्थर। चूना पत्थर कहाँ कहाँ मिलता है? चूना पत्थर, अब चूना पत्थर है ना, इसके नीचे ऐसे एरो लिखिएगा, और ये कहाँ कहाँ मिलता है, और आप एग्जाम में भी यही फॉर्मेट यूज करिएगा, ठीक। चूना पत्थर लिखिए। मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी,
मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी। जिप्सम, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी। फॉर्मेट यही यूज करिएगा एग्जाम। आप खिचड़ी बना के आएंगे तो खिचड़ी नंबर मिलेगा। मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी। दूसरा है जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम आपका मिलेगा झांसी, हमीरपुर। जिप्सम, झांसी, झांसी, हमीरपुर। कैसे फॉर्मेट बनाया? ये खिचड़ी वाला काम कर, हाँ, और इसका देखें। ठीक है, इसको पहले वो गोला बनाइए, बॉक्स बनाइए, बॉक्स बना के फिर लिखा दें बॉक्स। ठीक, उससे पता चलेगा कि अलग कर रहे हैं आप। फिर उसके बाद तांबा, 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 तांबा ललितपुर, तांबा ललितपुर। यूरेनियम भी ललितपुर, तांबा ललितपुर, यूरेनियम ललितपुर। फिर कोयला लिखिए, कोयला कहाँ मिलता है? कोयला कहाँ मिलता है? अभी तेज प्रताप जी ने बताया था, कहाँ मिलता है? सिंगरौली। कोयला जो है सिंगरौली, ये क्षेत्र कहाँ है? सिंगरौली क्षेत्र किस जिले में पड़ेगा? ब्रैकेट में लिखिएगा सोनभद्र। अच्छा, कोई बता सकता है कोयला जो है सबसे ज्यादा कोयला का जो विभाजन हुआ था वह किस एरिया में था? जब इंडिया पर वो पढ़ेंगे पिछले दौर में, प्लेटों का जब विभाजन हुआ था तो कितने पार्ट में टूटे थे प्लेट? ज्योग्राफी पढ़े थे नहीं आप? यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ये सब पढ़े नहीं? गोंडवाना लैंड, तो कोयला सबसे ज्यादा कहाँ है? गोंडवाना लैंड। ये क्वेश्चन आया था। एक अमेरिकन प्लेट है, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे मिलता है? तो गोंडवाना लैंड। ठीक, अच्छा ये बताइए भारत किसका था? भारत किसका था? गोंडवाना। ये सब बताई थी नहीं ना? बताई होगी। आप लोग मेहनत नहीं करते, समस्या इस बात का। कोई टीचर ऐसा नहीं ना बताया है? पता नहीं, हमने तो पढ़ा। आप नहीं पढ़ी? चलिए कोई नहीं। डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट कजराहट क्षेत्र, डोलोमाइट कजराहट। कजराहट क्षेत्र। अच्छा, कोई बता सकता है ये कजराहट क्षेत्र कहाँ है? हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। कजराहट, सोनभद्र। तथा तांबा, तथा बांदा, तांबा नहीं, डोलोमाइट जो है कहाँ? कजराहट क्षेत्र में, और इसी में लिख लीजिएगा बांदा जिला में होता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। अब आते हैं अगला सबसे इंपॉर्टेंट, बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है बांदा, चंद्रौली, ललितपुर। बॉक्साइट जो है बांदा, चंद्रौली, ललितपुर। देखिए इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, लिख लीजिए, काम आएगा। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है, बांदा, चंद्रौली व ललितपुर। हीरा, हीरा कहाँ मिलता है? कोई बता सकता है? सही है, बांदा सही। बांदा और थोड़ा बहुत मिर्जापुर, बांदा और मिर्जापुर। सोना कहाँ मिलता है? कौन बोला? रामनगर। बहुत सही, एकदम सही आंसर दिया है। बता दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी बता तो पाए ना। नहीं, बहुत अच्छा आंसर दिया। शारदा एवं रामगंगा। सोना जो है, सोना में लिखिएगा फिर शारदा एवं रामगंगा नदियों के रेत, नदियों के रेत। आप लोग भी जाइए कि वहां पे नदियों के रेत से निकाल के लाइए 10,000 किलो सोना, जीवन बदल जाए। शारदा एवं रामगंगा नदियों के रेत में, ठीक, ठीक है।
एक लिख लीजिएगा रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, रॉक, रॉक, रॉक स्टार, रॉक फॉस्फेट लिखिएगा। ललितपुर, ललितपुर के दुर्माला, ललितपुर के दुर्माला, दुर्माला ये जगह का नाम है, ललितपुर के दुर्माला, कॉम किमोई, किमोई लोग बोलते नहीं कीमा बनाना, कीमा है? कीमा, कीमा पता है क्या होता है? कीमा बहुत लोग खाते भी हैं, क्या होता है? सानिया को पता होगा, सानिया को पता होगा, वो उसका बनता है मांस, मांस। अरे हम लोग नहीं खाते तभी पता है। ठीक, चलिए हो गया। किमोई तथा चमसारी, किमोई तथा चमसारी और चमसारी, ठीक है। ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पे, ये आपके दोनों एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, ये कुछ क्षेत्र है जहां से आपको डोलोमाइट, हीरा, सोना, बॉक्साइट, तांबा और कोयला, ये सब सारे खनिज संसाधन मिलते हैं, ठीक है। और ये आपके विकास, ये आपके देश के विकास में या कह सकते हैं आपकी प्रगति में इनका बड़ा रोल होता है, ठीक है। सोना, भारत में सबसे ज्यादा सोना खरीदा जाता है, पता ही नहीं, और देशों से ज्यादा भारत में खरीदते हैं, और सबसे ज्यादा सोना यहाँ की औरतें खरीदती हैं, सही पता है। जितना सोना वैसे रखा होगा उससे ज्यादा सोना भारत के औरतों के पास रखा होगा। कितने आप मम्मी के लोगों के पास कितना कितना ग्राम सोना है? पता नहीं, फिर हम कुछ लेंगे, हैं? कुछ लेंगे, पूछ लीजिएगा। ठीक, इसका निष्कर्ष लिख लीजिए। निष्कर्ष, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता राज्य में उद्योग को, खनिज संसाधनों की उपलब्धता राज्य में, खनिज संसाधनों की उपलब्धता राज्य में उद्योगों को मजबूत आधार प्रदान करती है, मजबूत आधार प्रदान, मजबूत आधार प्रदान करती है, अभी जानते हैं हमको, मजबूत आधार प्रदान करती है। और उद्योग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र, और उद्योग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को मजबूती या मजबूत सामर्थ्य प्रदान करके राज्य की समृद्धि, सामर्थ्य प्रदान करके राज्य की समृद्धि, राज्य की समृद्धि। सर एक बार फिर से repeat कर दीजिए। चलिए फिर से रिपीट कर देना, सुन लीजिए, सुन लीजिए। खनिज संसाधनों की उपलब्धता राज्य में उद्योगों को मजबूत आधार प्रदान करती है और उद्योग प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को मजबूत समर्थन प्रदान करके राज्य की समृद्धि को सुनिश्चित करते हैं, राज्य की समृद्धि को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है और ये आपका हो गया, ठीक। अब दो टॉपिक और बचा है, इसके बाद मैं शेयर करता हूँ। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रीन बजट, हाँ, GBT, ठीक। तो GBT ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है, ठीक है, और आने वाले भविष्य में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ग्रीन बजट। तो एक टॉपिक और इसका है जिसमें इसकी चुनौतियां लिख लीजिए बस। देखिए अमूर्त जो होता है, एक होता है अमूर्त, एक होता है मूर्त। अमूर्त मतलब जिसको दोबारा न पाया जा सकता, ठीक है, अद्भुत, अनक्रिएटेबल। हाँ, मानव और क्या, मानव दोबारा कोई बना सकता है?
बताइए, मानव को कोई मशीन बना सकता है? मूर्त मतलब जो आसानी से, या आप भी बना सकते हैं, ठीक। अमूर्त वो होता है जिसको दोबारा बनाया ना जा सके, एक बार यूज कर लें तो दोबारा से रीयूज ना हो पाए, ठीक है। अब इसका एक और, जैसे मान लीजिए हम लोग पृथ्वी से चले गए, दोबारा हर वाली चीज चाहे कितना हाथ पैर पटके कोई नहीं आएगा, खत्म कहानी। वही है, जब तक जी रहे हैं तब तक जी रहे हैं, फिर उसके बाद ये दुनिया क्या करें? नेक्स्ट जन्म में ठीक है, लेकिन हम टीचर के रूप में हम नहीं। ऐसे ही हमसे बहुत सारे लोग खुश नहीं रहते हैं? नहीं, आप लोग मेहनती हैं। चलिए, इसकी कुछ चुनौतियां लिख लीजिए। देखिए, भौतिक संसाधनों से जुड़ी चुनौतियां समझा दे रहे हैं। चुनौतियां ठीक है, आप लोग लिखिएगा मत। चुनौती क्या क्या है मैं समझा दे रहा हूं, ठीक है सर। कल मैं कहा बेशक था, लेकिन कोई टॉपिक छोड़ा नहीं, ठीक है। ये आपने दिमाग में मत भ्रम बैठाइए, सब कहे कि कल छोड़े नहीं चैप्टर आप आपको भड़कने नहीं लगेगी, हम एक टॉपिक छोड़ देंगे। नहीं, आप सिलेबस मिला दीजिएगा, ठीक है। देखिए, आप लोगों के साथ कभी हम धोखा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा आत्मा गवाही नहीं देगा। हम बेशक बोलते थोड़ा सा गुस्से में, लेकिन छोड़ नहीं सकते, मुझे पता है, क्योंकि मेरा आत्मा गवाही नहीं देता। देखिए, पहला है जल प्रबंधन। जल प्रबंधन, जल प्रबंधन एक एक समझते चलते हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो लिखवा दो। जल प्रबंधन, ये सबसे बड़ी चुनौती क्या है? जल प्रबंधन देश की सबसे बड़ी समस्या इस समय बना है, जल प्रबंधन। और आपको रिसेंट में पता होगा, जल प्रबंधन के वजह से दिल्ली में एक बहुत भयंकर कांड हो गया, पता है क्या हुआ? हाँ, लाइट। अगर वहाँ पे जल प्रबंधन सही तरीके से होता, अगर सही तरीके से, तो क्या वह घटना हो पाता? अगर वह सीवर प्रॉपर वे में उसकी साफ सफाई होती और वहाँ पानी का निकास अच्छे से होता, तो क्या वो घटना हो पाती? नहीं हो पाती, ठीक। अच्छा, इसके लिए जल प्रबंधन के लिए सबसे जरूरी है कि जो है नहर होता है, नहर का निर्माण हो, प्लस नदियों को जोड़ने का, नदियों को जोड़ने का भी कार्य करना चाहिए। नदियों को जोड़ने से क्या होता है, बात समझिए। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, ठीक, कोई नदी ए है और कोई नदी बी है, ठीक। इसका जल ग्रहण क्षमता मान लीजिए 500 लीटर, 500 लीटर इसका जल ग्रहण क्षमता है। लेकिन यहाँ पे पानी आ रहा है कितना? 1000 लीटर। बात तो समझिएगा। अब यह क्या होगा? 500 लीटर क्या होगा? उसके आसपास के एरिया में क्या होगा? जाएगा, और वो आपदा का ही कारण अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसके पास में जो दूसरी नदी है बी, इसका जल ग्रहण क्षमता मान लीजिए 250 लीटर है, ठीक, 250 लीटर। अगर किसी तरीके से इस नदी के पानी को यहाँ तक ट्रांसफर किया जाए, तो क्या ये वाटर जो फ्लो हो रहा है, जो बाढ़ आ रहा है, इसको रोका जा सकता है। और एक तरीके से डैम बना के, क्या डैम बना के, जैसे बिहार का स्रोत किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी एक ऐसी नदी है कि जिसका कोई वितरिका नहीं है, वो जहाँ मन छुट्टे साढ़ की तरह है, जहाँ मन करे वहाँ वो बहती रहती है। बिहार में सबसे ज़्यादा प्रभावित है कोसी नदी से, सबसे ज़्यादा जिले प्रभावित है, क्योंकि एक्चुअली इसके पीछे कारण क्या है? जैसे जो नदी का बेसिन था, समझ रहे हैं, नदी का जो एरिया था
जब आप उसको क्या करेंगे, अधिग्रहण करेंगे तो समस्या होगा ही। जैसे मान लीजिए मेरा एरिया, ये भाई साहब का एरिया, अब यहाँ पे बैठे हैं, आप यहाँ बैठोगे, समस्या तो क्रिएट करेंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो बात वही है कि नदी का जो क्षेत्र होता है, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं लोग, उसके अंदर बसे जा रहे हैं, और जब बसे जाएंगे तो जब पानी उफान मारेगा तो जाएगा। इलाहाबाद में भी ऐसा होता है। इलाहाबाद में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ से मैं भी बिलोंग करता था, रहता था, तेलियरगंज। मैं तेलियरगंज में रहता था, तो तेलियरगंज जहाँ हम रहते थे वहाँ तो पानी कभी नहीं, मैं जितने साल रहा। और उसी के बगल एक राजा का वो क्या नाम है, राजापुर, तो राजापुर में पानी भर जाता है। और राजापुर में जो है बच्चे क्या करते हैं, राजापुर हुआ, सलोरी हुआ, ये सब गंगा बेसिन का क्षेत्र था। राजापुर, सलोरी, ये सब जगह क्या होता था कि पानी भर जाता है, बच्चे जो है जब पानी भरता है तो अपना सामान टांग के रख के घर चले जाते हैं। तो क्या करते हैं, तो ये समस्या है। अगर इस नदी को किसी दूसरे नदी से जोड़ दिया जाए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है। जल प्रबंधन समझ में आएगा, ऐसे तो बहुत क्लिष्ट शब्द। मेन चीज है जल का प्रबंधन। अब जल को प्रबंधन करने के लिए आप किस तरीके से करते हैं, डैम बना के करते हैं कि नदी को जोड़ के करते हैं, ठीक। और एक बात जल प्रबंधन में ये भी आएगा कि जैसे जो बारिश का पानी है उसको भी प्रबंधित करना है। बारिश का पानी आप इस तरीके से अपने छत का निर्माण करवाइए कि जो उसका पानी है वेस्टेज, पानी वेस्ट तो नहीं होगा, वो पानी को आप कहीं स्टोर करो, कहीं पे स्टोर करो। ये बात समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा औद्योगिक, जल प्रबंधन समझ में आ गया, लिखवाने की जरूरत है। दूसरा है पर्यावरण अपक्षय। पर्यावरण अपक्षय, पर्यावरण अपक्षय इसमें समझिए। पर्यावरण अपक्षय आप लोग इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी पढ़े हैं, बताइए क्या है, तब मैं बताऊंगा। पर्यावरण अपक्षय गिर जाएगा तो ये बड़ा नुकसान हो जाएगा, बताइए। बताएं, इन्वायरमेंट पढ़ी है पूरा, कुछ दिमाग दूर दूर तक जा रहा है नहीं यहाँ। सर पर्यावरण का नष्ट होना है, पर्यावरण का मतलब नष्ट होना। पर्यावरण का नष्ट होना, सही बात। और कैसे नष्ट होता है पर्यावरण? सर कोई भी हानिकारक तत्व जो वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो मतलब सर जो हानिकारक तत्व वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं वही पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। और पर्यावरण उद्योग, सबसे जो आप उद्योग लगाते हैं, जो खनन करते हैं, क्या करते हैं, खनन करते हैं, उससे पर्यावरण अपक्षय होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप खनन करते हैं तो पृथ्वी अनबैलेंस होता है, भूकंप आता है। अच्छा एक चीज और पता है नहीं, ये डैम बनाने से भी भूकंप आता है, इसके बारे में पता है कितने लोग जानते हैं? हाथ में 2 लोगों को पता है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग जो है डैम बनाने के विरोध में होते, पानी इतना प्रेशर से जाता है कि जमीन जो है हिल जाती है, जमीन जो है हिल जाता है। तो पर्यावरण अपक्षय में क्या होता है कि पर्यावरण को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। पर्यावरण में कुछ ऐसे अराजक एलिमेंट या केमिकल ना आए जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, जैसे उद्योग से निकलने वाले धुएं एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहे हैं। और अच्छा एक प्राकृतिक चीज से कौन से बन रहा है ग्लोबल वार्मिंग? प्राकृतिक, किसानों का जो फसल होता है, और कौन सा फसल, ये क्वेश्चन बना है। हाँ, आप पराली को जलाने में मानव में आ गए, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से हो रहा है, जैसे धान की फसल से कौन से गैस निकलते हैं? और एक आपको इंटरेस्टिंग बात और बताएगा, शायद मेरे हिसाब से आपको बहुत लोग नहीं पता होगा। गाय और मतलब जो जानवर होते हैं उनसे भी प्राकृतिक जो है क्या नाम है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मीथेन गैस निकलता है, पता है कैसे? कैसे निकलता है? हाँ, जो खाते रहते हैं, जब बेकार लेते हैं उससे जो निकलता है उससे मीथेन गैस निकलता है। इसीलिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो है रिसर्च कर रहे हैं कि कुछ इस तरीके से उन लोगों का खाना बनाया जाए जो भी खाते हैं कि उनको डेकार कम आए, ठीक है, डेकार कम आए, जिससे इस चीज को हुआ है, ठीक। पर्यावरण अक्षय में वही है, ठीक।
कोई काम नहीं। तो क्या हो गया, भौतिक संसाधन, खनन गतिविधि, ये सब क्या हो गए, पर्यावरण अक्षय। ठीक, पर्यावरण संचालन, पर्यावरणीय अक्षय। दूसरा है भूमि विखंडन, तीसरा लिखिएगा भूमि विखंडन। अगला है भूमि विखंडन। अगर कोई क्लास डिस्टर्ब नहीं करता तो क्लास बहुत प्रॉपर वे में चलता है। जब उसी क्या हो, जब उसी में कोई बोलता रहता है, क्लास क्वेश्चन करिए, क्लास में जितना मन करे बाहर क्वेश्चन करिए, क्लास डिस्टर्ब होने लगता है। अब बात देखिए, क्लास आपको पूछे बताए भी। चलिए, भूमि विखंडन क्या होता है? भूमि विखंडन ये सबसे बड़ा कारण बन रहा है। भूमि विखंडन मतलब कैसे, क्या होता है? भूमियों का विखंडन हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि परिवारों का विभाजन हो रहा है, परिवार का विभाजन हो रहा है। अब परिवारों का विभाजन होने से, ये बात समझिएगा, परिवारों का विभाजन होने से भूमि विखंडित हो रहा है और छोटे छोटे लैंड हो रहा है, छोटे छोटे लैंड हो रहे हैं। इसमें जो है सिंचाई करना भी नुकसान है और खेती करना भी बहुत लाभदायक तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे बात समझिए, जो इस पूरे एरिया में जितना पानी से आप सिंचाई कर लेते, अब ये छोटा छोटा रहेगा तो ये पानी कहीं ना कहीं फ्लो होगा, नुकसान होगा कि नहीं, वेस्ट होगा कि नहीं वाटर। तो ये सब कारण जो है भूमि विखंडन का। अगर भूमि विखंडन, अगर एक ही जगह भूमि रहे तो वहां पे विखंडन नहीं होगा। ठीक, 10 मिनट और बचा है, टॉपिक खत्म करना, एक टॉपिक और बचा है। नेक्स्ट लिखिएगा, समझाने ज्यादा लगते हैं। ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में अंतर, ऊर्जा की मांग और आपूर्ति में अंतर। ठीक है, अब इसका समझ लीजिए। जैसे ऊर्जा की मांग, मान लीजिए आपको पर डे, ऊर्जा की मांग पर डे आपको 100 वाट की जरूरत है, 100 वाट की जरूरत है, और आपको मिल कितना रहा है? 100 वाट की जरूरत है, आपको मिल कितना रहा है? 50 वाट। कितना मिल रहा है? 50 वाट। तो ये कहीं ना कहीं समस्या का कारण है कि नहीं? चाहिए कितना? 100 वाट, और मिल कितना रहा है? 50 वाट। तो ये सब क्या है? ये सब समस्या क्रिएट करते हैं, और समस्या क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं देश की प्रगति में, राज्य की प्रगति में समस्या का कारण होगा। ठीक है, कोयला आधारित, जैसे और समझिए, इसमें एक बात और समझिए, जैसे कोयला आधारित, अब कोयला आधारित बिजली और नवीकरणीय बिजली में, दोनों में अंतर क्या है? जैसे कोयला आधारित बिजली का क्षमता ज्यादा होता है, क्षमता क्या होता है? ज्यादा होता है। कोयला आधारित बिजली का उत्पादन का क्षमता ज्यादा होता है, लेकिन नवीकरणीय बिजली का क्षमता कम होता है। क्या होता है? क्षमता कम होता है। और एक बात और, खर्चा ज्यादा आता है नवीकरणीय बिजली में। जैसे सौर प्लांट लगाएंगे उसमें खर्चा ज्यादा आता है, बेशक आप उसके बाद फ्री में यूज करिए, लेकिन पहले प्लांट लगाने में जो खर्चा ज्यादा आता है। और सरकार इसके लिए पहल भी कर रहा है। सरकार जो है नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ जा रहा है। इसके लिए अगर आप नवीकरणीय ऊर्जा यूज कर रहे हैं, जैसे आप जो है सौर ऊर्जा प्लांट लगाना चाह रहे हैं, तो जिस लैंड, जिस एरिया पे आप बनाएंगे, उसका अगर आप उसको खरीदते हैं तो उसका स्टाम्प शुल्क माफ होता है। क्या होता है? स्टाम्प शुल्क माफ होता है। अगर आप जो है बैंक से किराया लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसमें सब्सिडी दिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तीसरी बात इसमें लिखी है, जो भी तीसरी चौथी बात हो, अवसंरचना विकास, अवसंरचना विकास। अब देखिए, अवसंरचना विकास इसमें क्या है? जैसे गांव में, समझिएगा, अवसंरचना विकास में अवसंरचना विकास में ग्रामीण और शहरी। अच्छा ये बताइए, जितना सुख सुविधा शहर में है, क्या गांव में है? गांव में नहीं है। तो ये अवसंरचना विकास की एक समस्या का कारण है। अगर किसी देश को या किसी राज्य को प्रगति करना है तो उसको सबको साथ देके और सारे एरिया का समान रूप से विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारे एरिया का समान रूप से विकास होना चाहिए। गांव में भी वो सुख सुविधा मिलना चाहिए जो शहर में मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आप 5G फोन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट बढ़िया से चल रहा है, और क्या नाम, फाइबर लगा है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉडबैंड लगा है। तो वही सुविधा गांव में भी मिलना चाहिए। अगर ये गांव में मिलने लगे तो गांव में भी
जीवन आसान हो जाएगा, पढ़ाई आसान हो जाएगा। पानी की सुविधा गांव में भी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। क्या है, टंकी की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे जो ग्राउंड वाटर से निकालते हैं वो टंकी की व्यवस्था, ये सब सारी, सड़क अच्छे होने चाहिए जैसे शहर में जो है। तो ये सब सारी चीज़ें अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं समस्या नहीं होगी, ठीक। लेकिन ये समस्याएं का कारण है अनबैलेंस, ठीक है। अब एक और लिख लीजिएगा, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं, ये हम बताएंगे, ये आप लोग खुद जानते हैं। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं में क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रकृति जो है अनबैलेंस हो रहा है, मानसून आगे जा रहा है। क्या हो रहा है, मानसून आगे जा रहा है और ग्लेशियर पिघल रहा है, ठीक है, ग्लेशियर पिघल रहा है। उससे क्या होगा, जो कितने छोटे द्वीप हैं उनको विलुप्त होने का खतरा है। कहा जाता है कि 2050 तक मुंबई मतलब 2050 तक मुंबई के डूबने का खतरा है, मुंबई के डूबने का खतरा है 2050। तो ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के जो हम क्लाइमेट चेंज जो है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं, अपने सुख सुविधाओं के लिए। अमूमन सारे लोग जो है एसी ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक बात और है, आप संसाधनों का दोहन कैसे कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है। जैसे जो काम एक सेट कपड़े में हो सकता है वो 10 सेट कपड़े की क्या जरूरत है, हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे। समस्या ये है कि 100 होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं दोहन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है। पेपर का यूज कर रहे हैं आप, पेपरलेस होना चाहिए, पेपरलेस होगा तो पेड़, पता है पेड़ कटने की वजह से ही पेड़ से ही पेपर बनते हैं, और एक पेपर बनाने में कितना पेड़ों का नुकसान होता है। तो ये सब सारे समस्याओं का कारण है। और इसका निष्कर्ष लिख लीजिएगा, निष्कर्ष लिख लीजिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि भौतिक संसाधन किसी राज्य, क्षेत्र अथवा देश के, इस प्रकार स्पष्ट है कि भौतिक संसाधन किसी राज्य, क्षेत्र अथवा देश के लिए विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, ये संसाधन राज्य के विकास व समृद्धि को आधार प्रदान करते हैं, राज्य के विकास व समृद्धि को आधार प्रदान करते हैं। आधार प्रदान करते हैं। इनकी सहायता से कोई राज्य आत्मनिर्भर और सशक्त बनता है, कोई राज्य आत्मनिर्भर और सशक्त बनता है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश एक संपन्न राज्य है। इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश एक संपन्न राज्य है। उत्तर प्रदेश एक संपन्न राज्य है जिसके पास विशाल वन संसाधन, जल संसाधन, मृदा संसाधन, पशु संसाधन, खनिज संसाधन, कृषि संसाधन के साथ साथ उद्योग और अवसंरचना उपलब्ध है, जो प्रदेश की विशाल जनसंख्या को जीवन यापन में सुलभ बना। ठीक, बताइए एक टॉपिक और बचा है बस। कॉल करा देना है? कल कराना है टाइम। अच्छा चलिए, एक टॉपिक बचा है।
एक टॉपिक में कम से कम बता दो 15 मिनट लिखने में और 15 मिनट समझाने में आधा घंटा लगेगा। और टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, कम करा दें। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनेगा पक्का। कम करा दें। ठीक भैया क्लास में छोड़ दे चलिए अभी आ रही है तब तक पढ़िए फिर क्या सर आने वाले होंगे सर, आ जाते हैं टाइम से। अरे हाँ हो गया क्या सांस घूमने लगा है। घर पे कितने घंटे पढ़ाई करते हो? वीडियो पॉज करो।